नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का इस सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स में स्वागत है। आज हम इस सब्जेक्ट के दूसरे मॉड्यूल में चलेंगे जिसका नाम है फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। कैसे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर प्रेशर का मेजरमेंट किया जाता है और डिफरेंट टाइप के कौन कौन से प्रेशर हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल डिफिनीशन जो सेकंड मॉड्यूल की है, दैट इज प्रेशर। तो फर्स्ट हेडिंग जो आपकी होगी दैट इज व्हाट इज प्रेशर। एकदम बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। हेडिंग दैट इज प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? Pressure is normal force. Pressure is normal force exerted by fluid element per unit area. Per unit area. For static fluid, as there is no shear stress, for static fluid, as there is no shear stress, there is only normal force. There is only normal force. There is only normal force, and that's why ये important है अगली लाइन कंप्लीशन के लिए। And that's why for static fluid, that's why for a static fluid, Mohr circle is a point, अंडरलाइन करेंगे, यही ऑब्जेक्टिव है। मोहर सर्किल इज ए पॉइंट ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। मोहर सर्किल इज ए पॉइंट ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। मोहर सर्किल इज ए पॉइंट ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। ब्रैकेट में लिखेंगे व्हाई इट इज नेगेटिव। ब्रैकेट में प्रेशर इज कंप्रेसिव इन नेचर ऑलवेज। प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर। प्रेशर हमेशा बाय नेचर कैसा होता है? कंप्रेसिव होता है। तो बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन जो है बेसिक 12th लेवल से हम लोग पढ़ते आए हैं। प्रेशर की जो फंडामेंटल डेफिनेशन हो क्या है? प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स exerted by fluid element, that is P is equal to normal force exerted by fluid element per unit area, that is pressure is equal to normal force per unit area। तो अगर प्रेशर फोर्स कोई पूछ दे आपसे व्हाट इज द प्रेशर फोर्स, F P अगर कोई पूछ दे that is P into एरिया। प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। तो ये प्रेशर फोर्स निकल जाएगा, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर प्रेशर फोर्स बोले तो आपका प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। और आप अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम लोग बाद में कवर करेंगे उस टॉपिक को, तो अगर आप देखिए अगर फ्लूइड रेस्ट पर है तो एक बात तो तय है, फंडामेंटल में एकदम क्लियर है चीज कि फ्लूइड रेस्ट पर है, इसका मतलब है उसके ऊपर कोई शियर स्ट्रेस नहीं लगा। क्योंकि शियर स्ट्रेस अगर लगा होता चाहे इनफिनिटली स्मॉल ही क्यों होता, फ्लूइड कभी रेस्ट में नहीं होगा, क्योंकि वो रेजिस्ट ही नहीं कर सकता है, वो क्या कर जाएगा? फ्लो कर जाएगा। इसका मतलब है उसके ऊपर शियर स्ट्रेस होगा ही नहीं। तो अगर आप देखें इस मोहर सर्किल को, तो अगर फ्लूइड रेस्ट पर है, फॉर रेस्ट या फॉर स्टैटिक फ्लूइड अगर देखें, फॉर स्टैटिक फ्लूइड shear stress equal to
जीरो। तो शेयर स्ट्रेस अगर जीरो हो गया तो आपके पास उस फ्लूइड सिस्टम में क्या बचा, केवल नॉर्मल फोर्स बचा, या नॉर्मल फोर्स से नॉर्मल शेयर स्ट्रेस बचा उसके अंदर। तो अगर नॉर्मल शेयर स्ट्रेस होगा तो या तो आपका इस एक्सिस पे सिर्फ रहेगा और या तो इस एक्सिस पे होगा। वाई एक्सिस जो आपका होता है मोर सर्किल में उसको आप कवर नहीं करेंगे क्योंकि शेयर स्ट्रेस वहां पर जीरो है। तो हमने कहा कि ये जो आपका स्टैटिक फ्लूइड है उसका अगर मोर सर्किल आपसे कहा जाए तो वो एक पॉइंट आता है। क्या आता है? पॉइंट आता है और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आता है। उसकी वजह नेगेटिव होने की क्या वजह है? क्योंकि प्रेशर जो फोर्स होता है ये हमेशा कैसा होता है नेचर में? कंप्रेसिव होता है। तो हमेशा वो क्या करता है? कंप्रेस करता है। इसलिए आपको ये एक पॉइंट है, दैट इज मोहर सर्किल आपका एक पॉइंट है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मोहर सर्किल एक स्टैटिक फ्लूइड का कैसा बनता है। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से इधर भी पॉइंट आ सकता है। तो हमेशा याद रखिए बिकॉज व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पहुंचा है। पहली बात केवल एक्स एक्सिस क्यों है? क्योंकि शेयर स्ट्रेस जीरो है। तो यहाँ बचा कौन सा फोर्स? केवल और केवल नॉर्मल फोर्स बचा आपका, ये वाला फोर्स आपका स्टैटिक फ्लूइड के अंदर। नॉर्मल फोर्स का मतलब नॉर्मल स्ट्रेस आएगा उससे। तो ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस का जो क्या कहते हैं कि डायरेक्शन है आपका यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि जो प्रेशर लग रहा है वो कैसा होता है नेचर में? हमेशा कंप्रेसिव। हमेशा प्रेशर कंप्रेसिव नेचर का होता है, याद रखिए इस चीज को। तो कंप्रेसिव नेचर होने की वजह से क्या है, जो भी फ्लूइड सिस्टम है इसमें जो प्रेशर आपका एक्ट करता है दैट इज ऑलवेज कंप्रेसिव नेचर में होता है। तो कंप्रेसिव नेचर होने की वजह से ये आपका राइट साइड में जाकर के किधर चलाया? लेफ्ट साइड एक पॉइंट बना, दैट इज नेगेटिव। बिकॉज क्या लिखेंगे आप? प्रेशर इज compressive in nature। तो आपसे 4 ऑप्शन पे ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि क्या बनता है। ये भी है स्टैटिक फ्लूइड में शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होती है। और मोहर सर्किल कैसा बनता है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बकायदा पूरा मोहर सर्किल कैसे बनता है डायग्राम के साथ, और ये ग्राफ अच्छे से समझाया जाएगा। यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए हमने इन्वॉल्व इसलिए कर दिया कि आपको 1-2 बार आपकी आंखों से गुजरेगा तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर एग्जाम में दे पाएंगे। तो यहाँ एक पॉइंट बनता है दैट इज एट नेगेटिव एक्स एक्सिस, ध्यान रखिएगा। इस अगर स्टैटिक फ्लूइड है क्योंकि वहां शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो फ्लूइड रेस्ट में एक ही कंडीशन में हो सकता है जब उस पर कोई भी शेयर स्ट्रेस न लगा हो। अब प्रेशर पर हमारे पास जो है, जो प्रेशर है इस वक्त, जो हम जहां पर हैं क्लास में, जो भी ऊपर से एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंटल मास है इसके द्वारा जो हमारे ऊपर प्रेशर लगाया जा रहा है जिसमें हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पहली हेडिंग जो है इस पर आप डालेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे आप PATM भी बोलते हैं शॉर्ट में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? जितना भी इन्वायरमेंट के अंदर जो इन्वायरमेंटल मास है, जो गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, जो भी इन्वायरमेंट का मास है जो हमारे ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करता है कंटिन्यूअसली डेली हर वक्त, वही प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्लियर है? जो इन्वायरमेंटल मास के द्वारा प्रेशर अप्लाई होता है उसे ही क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। क्योंकि हमें ये फील इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग बचपन से इसको क्या करते हैं, हमारी बॉडी इसको सस्टेन करती है, ये झेलती आई है। हमारी जो संरचना है शरीर की ऐसी बनाई गई है कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आसानी से क्या कर सकते हैं? बियर कर सकते हैं। इसलिए हमें फील नहीं होता है। अगर प्रेशर थोड़ा बढ़ता है या कम होता है तब जाकर के हमको फील होता है कि नहीं अब प्रेशर बढ़ गया या कम हो गया। कम और ज्यादा प्रेशर पे फील होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चूंकि हम लोग रह रहे हैं इसलिए ये प्रेशर हमको कंटिन्यूअसली फील नहीं होता है कभी भी, क्योंकि इसी में हम लोग जी रहे हैं। तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखिएगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनवायरमेंटल मास। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनवायरमेंटल मास, जो भी एनवायरमेंट के अंदर मास है, गैसेस हैं, वाटर वेपर है, एटसेट्रा, इनके द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनवायरमेंटल मास इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
is known as atmospheric pressure, is known as atmospheric pressure. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारे लिए एक रेफरेंस की तरह काम करेगा आगे के चल करके, कि हम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक रेफरेंस प्रेशर मान करके आगे के प्रेशर को डिफाइन करेंगे। तो इसके बाद जो डिफिनेशन होगी दैट इज गेज प्रेशर। गेज प्रेशर गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर कब होगा, ध्यान रखिएगा। कब है गेज प्रेशर? जब आप किसी भी पॉइंट, किसी लोकेशन का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मानकर लेते हैं, मेजर करते हैं, तो जो भी प्रेशर मेजर होता है हमेशा गेज प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? गेज प्रेशर। क्या कंडीशन है उसके लिए? रेफरेंस कौन होना चाहिए उसके लिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस लेकर के आप मेजर करेंगे किसी पॉइंट का प्रेशर, किसी लोकेशन का प्रेशर, रेफरेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो हमेशा वो क्या कहलाएगा? गेज प्रेशर हमेशा कहलाएगा। हो सकता है उस लोकेशन का प्रेशर उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, हो सकता है उस वक्त वहां किसी पर्टिकुलर लोकेशन का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए, तो उसके लिए अलग वैरायटी है रेफरेंस को लेकर के। अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा आ रहा है तो उसे एक अलग नाम दिया गया, दैट इज पॉजिटिव गेज प्रेशर बोलते हैं या गेज प्रेशर बोलते हैं। पॉजिटिव गेज प्रेशर या गेज प्रेशर बोलते हैं। लेकिन अगर किसी पॉइंट, किसी लोकेशन का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में उससे क्या आ जाए, बिलो आ जाए, नीचे आ जाए, तो उस जगह के प्रेशर को आप वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। या उधर पॉजिटिव बोल रहे थे तो इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव गेज प्रेशर बोलेंगे। तो गेज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है उस लोकेशन पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम है आपका। तो लिखेगा गेज प्रेशर, व्हेन प्रेशर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हेन प्रेशर मेजर्ड with respect to atmospheric pressure, when pressure measured with respect to atmospheric pressure, when pressure measured with respect to atmospheric pressure, then such type of pressure is known as gauge pressure. Then such type of pressure is known as gauge pressure. Then such type of pressure is known as gauge pressure. इसके बाद अगला absolute pressure. Absolute pressure, that is P absolute. That is absolute pressure. What is absolute pressure? क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? देखिएगा, pressure measured with respect to zero pressure, अंडरलाइन करेंगे। pressure measured with respect to zero pressure, pressure measured with respect to zero pressure, pressure measured with respect to zero pressure is known as absolute pressure. Is known as absolute pressure.
प्रेशर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू जीरो प्रेशर। तो जीरो प्रेशर कब होगा? प्रेशर जीरो होने का मतलब है कि मॉलिक्यूलर मोमेंटम खत्म हो चुका है। थर्मोडायनेमिक्स एक कॉन्सेप्ट है जिसे न्यूटन का थर्मोडायनेमिक्स का आप थर्ड लॉ भी बोलते हैं उसको, कि -273 डिग्री सेल्सियस दैट इज 0 केल्विन एब्सोल्यूट में पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा होता है पॉसिबल तो वहां पर कोई एंट्रोपी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स नहीं है कि मतलब जिसमें -273 डिग्री सेल्सियस पॉसिबल हो या 0 केल्विन पॉसिबल हो। 0 केल्विन का मतलब है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस पॉइंट को पॉसिबिलिटी न होने की वजह से मॉलिक्यूलर मोमेंटम खत्म नहीं हो सकता है। यानी एंट्रोपी का मतलब होता है मॉलिक्यूलर की रैंडमनेस अपनी जो होती है वो जीरो नहीं हो सकती है। और जब तक मॉलिक्यूलर रैंडमनेस जीरो नहीं होगी, मॉलिक्यूल्स मूवमेंट में होंगे, तब तक कुछ न कुछ प्रेशर आपका डेवलप होता रहेगा। तो ये एक एब्सोल्यूट प्रेशर जो है एक ऐसा रेफरेंस है जो इसको लिया गया है ये मान करके कि उस वक्त सारे मॉलिक्यूलर मोमेंटम क्या हो जाए? खत्म हो जाए, जीरो हो जाए। तब जो प्रेशर होगा उसे क्या बोलेंगे आप? जीरो प्रेशर बोलेंगे। तो उस प्रेशर को जब रेफरेंस आप ले लेंगे लाइक दिस, कि हमारे पास ये है, मान लीजिए जीरो प्रेशर लाइन आपकी कौन सी है? ये जीरो प्रेशर लाइन, ये हमारे पास एक जीरो प्रेशर लाइन है। अगर इस जीरो प्रेशर लाइन से आप ऊपर चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपके पास मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है। क्या है ये? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है हमारे पास। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन हमारे पास है, ये जीरो प्रेशर लाइन है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है। तो यहां से यहां तक जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, दैट इज P एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अच्छा, अगर आपने रेफरेंस लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो इसके किसी भी पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट A यहां पर है, इसके किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में किस नाम से आ जाता है? गेज प्रेशर, दैट इज गेज प्रेशर। और किसी पॉइंट पर अगर रेफरेंस जीरो प्रेशर लाइन हो जाए, यानी अगर इसी पॉइंट का प्रेशर ले लिया जाए कहां से? यहां से जीरो प्रेशर लाइन से, तो यहां से यहां तक का जो प्रेशर होगा वही कौन सा बन जाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर बन जाएगा, दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए। तो अगर आपको किसी पॉइंट ए का प्रेशर चाहिए तो रिलेशनशिप देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। एब्सोल्यूट प्रेशर ए दैट इज P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, क्या हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में किसको जोड़ दीजिए आप? गेज प्रेशर, दैट इज P एटमॉस्फेरिक प्लस P। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ये आपके पास एक रिलेशनशिप आ गया है, दैट इज P एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P ATM प्लस P गेज। इसे पॉजिटिव गेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है? ये ऊपर है, दैट इज गेज प्रेशर, या इसे बोलते हैं पॉजिटिव गेज प्रेशर। यानी इस पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है? ऊपर है, ज्यादा है। तो आप बोल सकते हैं कि ये कौन सा प्रेशर है? पॉजिटिव गेज प्रेशर है। और उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है? एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ये आपस में खुद ही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, और जेईई में इस पर क्वेश्चन पूछता है तो ऑब्जेक्टिव ऐसे बना देता है, कहीं प्लस कहीं माइनस करके 4 ऑप्शन बना देगा और आपसे पूछ लेगा। तो फंडामेंटल क्लियर रखिए, रटने की जरूरत नहीं है, वहां पर जाकर के आप डायरेक्ट फिगर 1 मिनट में बनेगा, बना करके इसको बता सकते हैं कि क्या है, क्या आंसर होगा। अब इसके बाद हम लोग डालेंगे हेडिंग वैक्यूम प्रेशर।
वैक्यूम प्रेशर, लोग एक नई हेडिंग दैट इज वैक्यूम प्रेशर, इसके बाद जो है वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर क्या है? द प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर। किसी पॉइंट पर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए तो उसे आप कौन सा प्रेशर बोलेंगे? वैक्यूम प्रेशर। इसी वैक्यूम प्रेशर को आप दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज नेगेटिव गेज प्रेशर भी बोलते हैं। तो गेज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, गेज प्रेशर नेगेटिव भी हो सकता है। अगर गेज प्रेशर नेगेटिव है तो आप क्या बोलेंगे? उसे वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे, मान लीजिए कोई एक पॉइंट आपके पास यहां पर है B, और इस पॉइंट पर आपको प्रेशर देखना है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से प्रेशर कहां तक आएगा? ये आपका है। ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन से नीचे है, इसका मतलब ये कैसा है? दैट इज वैक्यूम प्रेशर। कौन सा प्रेशर है ये? वैक्यूम प्रेशर है ये आपके लिए। या इसी वैक्यूम प्रेशर को और नेगेटिव गेज प्रेशर भी बोलते हैं, गेज प्रेशर भी बोलते हैं। इसी वैक्यूम प्रेशर को नेगेटिव गेज प्रेशर बोलते हैं। तो अगर ध्यान से समझिएगा, अगर आपको रिलेशनशिप एक एस्टेब्लिश करना हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो आप देखिए, अगर एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करना है तो कौन सी लाइन आपके लिए रेफरेंस होगी? जीरो प्रेशर लाइन होगी। तो जीरो प्रेशर लाइन से अगर आप मेजर करें बी पॉइंट का आपका प्रेशर, बी पॉइंट तक का, तो इसे बोलते हैं पी एब्सोल्यूट प्रेशर। कहां तक का? बी का। अगर आपको रिलेशनशिप बोल दिया जाए, एस्टेब्लिश करना है, तो पी एब्सोल्यूट बी किसके बराबर होगा? देखिए ध्यान से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां तक है, दैट इज पी एटमॉस्फेरिक, उसमें से घटा देंगे कौन सा? वैक्यूम प्रेशर, तो आपको क्या मिल जाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर। तो पी एब्सोल्यूट बी, पी एब्सोल्यूट एट बी इज इक्वल टू पी एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप किसको घटाएंगे? वैक्यूम प्रेशर को। और अगर आपसे वैक्यूम प्रेशर बोल दें, व्हाट इज पी वैक्यूम, वैक्यूम निकालिए, तो आप क्या करेंगे? ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आएगा, दैट इज पी एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर किस पॉइंट का? बी पॉइंट का। ये एक रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कि कैसे आप वैक्यूम प्रेशर को एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आप क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन आपके लिए। दिस इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो एक बड़ी चीज जो निकल के आई इसमें वो ये है कि जो गेज प्रेशर है उसके संदर्भ में ये है कि गेज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है और गेज प्रेशर नेगेटिव हो सकता है। अगर किसी लोकेशन, किसी पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर है तो उसे आप पॉजिटिव गेज में रखेंगे, रेफरेंस क्या लेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर किसी पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे है तो उसे क्या लिया गया है? वैक्यूम प्रेशर या नेगेटिव गेज प्रेशर। वैक्यूम का मतलब प्रेशर ना होना ये नहीं है। वैक्यूम दो जगहों पर दो अलग मीनिंग के साथ आता है। दरअसल जब आप किसी और साइंस को में इसको यूज करेंगे, वैक्यूम का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी ना होना, एक भी पार्टिकल का ना होना ही क्या कहलाता है? वैक्यूम कहलाता है। लेकिन प्रेशर के टर्मिनोलॉजी में वैक्यूम का मतलब होता है प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी प्रेशर है, यानी एटम है तभी तो प्रेशर है। तो अगर आप थर्मल साइंस में जाएंगे, वहां पर वैक्यूम का मतलब क्या है? कि कुछ भी ना होना, एक भी पार्टिकल अगर नहीं है तो उसे आप बोलेंगे क्या है? वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया। लेकिन प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशर बिलो एटमॉस्फेयर हो गया तो उसे आप क्या बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं या नेगेटिव गेज बोलते हैं। और गेज कभी यूज करेंगे जब रेफरेंस कौन होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन होगी। तो ये एक रिलेशनशिप मिला आपको। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि एब्सोल्यूट प्रेशर पर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। वजह यह है कि एब्सोल्यूट का जो रेफरेंस लाइन है दैट इज जीरो प्रेशर लाइन है। जीरो से नीचे का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होता ही नहीं है, क्योंकि जीरो प्रेशर लाइन का मतलब क्या है? कि यहाँ पर प्रेशर नहीं है। तो हमेशा एब्सोल्यूट प्रेशर का आंसर जो भी निकालेंगे आपका कैसा आएगा?
पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव अगर आंसर आ रहा है इसका मतलब आपसे कहीं गलती हो रही है, क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। गेज प्रेशर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो जीरो लाइन से ही उसका क्या दिया गया है, रेफरेंस ही है, मेजरमेंट ही उसको जीरो से किया जाता है, इसलिए उससे नीचे जाने का कोई सवाल नहीं है। तो इस पर कुछ पर्टिकुलर नोट हम करेंगे। दैट इज नोट फर्स्ट, दैट इज नोट फर्स्ट, while measuring absolute pressure, note first, while measuring absolute pressure, while measuring absolute pressure, अब अंडरलाइन करेंगे जो वर्ड मैं बोलने जा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब इसका आप फिजिकल और मैथमेटिकल दोनों से मिलकर समझ पाएंगे। while measuring क्या लिखा आपने, while measuring absolute pressure, local atmospheric pressure, अंडरलाइन करेंगे, local atmospheric pressure should be considered, वहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसे कंसीडर किया जाता है। while measuring absolute pressure, local atmospheric pressure should be considered. This is first note. Second note, second note, while measuring gauge pressure, while measuring gauge pressure, while measuring gauge pressure, atmospheric pressure is treated as zero. रेफरेंस यूट्यूब से ले रहे हैं इसलिए क्या बोलते हैं, जीरो बोल देंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ट्रीटेड एज जीरो, उसकी वैल्यू को जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करते हैं, जीरो मान लेते हैं, क्योंकि वही रेफरेंस है जहां से आपको प्रेशर मेजर करना है, चाहे वो ऊपर जाइए चाहे वो नीचे जाए, चाहे पॉजिटिव गेज में जाए चाहे आप नेगेटिव जाइए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा क्या ले लिया जाएगा, जीरो ले लिया जाएगा जब भी प्रेशर किसकी बात कर रहा है, गेज प्रेशर की। एंड थर्ड एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर कैन बी पॉजिटिव गेज, there can be negative gauge, there can be positive gauge, there can be positive gauge, there can be negative gauge, there can be positive gauge, there can be negative gauge pressure, but there can never be negative absolute pressure, there can never be, but there can never be, there can never be negative absolute pressure, हमेशा absolute pressure क्या होगा, पॉजिटिव होगा, never be negative absolute pressure। तो ये हमारे पास जो है प्रेशर का डिफरेंट फॉर्म है कि आप गेज प्रेशर किसे कहते हैं, फिर आपने पॉजिटिव गेज में भी क्लासिफाई उसे किया, नेगेटिव गेज में क्लासिफाई किया, उसके बाद आप लोग एब्सोल्यूट प्रेशर में आए। एब्सोल्यूट प्रेशर का रेफरेंस कौन लिया गया है, जीरो प्रेशर लाइन। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा वो रेफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर इज जीरो प्रेशर लाइन एंड रेफरेंस ऑफ गेज प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। ध्यान रखिएगा, दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि अगर आपसे गेज प्रेशर की बात कर रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव या वैक्यूम, मान लीजिए वैक्यूम का रेफरेंस आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। अगर आपसे एब्सोल्यूट का रेफरेंस मांगेगा तो क्या बताएंगे आप, दैट इज जीरो प्रेशर लाइन। ऐसी जगह जहां पर प्रेशर खत्म हो जाता है, दैट इज जीरो, मॉलिक्यूलर मोमेंटम क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अब जो है नेक्स्ट जो हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, दैट इज पास्कल्स लॉ। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, दैट इज पास्कल्स लॉ। जो हेडिंग होगी दैट इज पास्कल्स लॉ। तो मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट लॉ है पास्कल्स लॉ। लिखिएगा, इसमें इसका स्टेटमेंट आपके लिए जरूरी है। प्रेशर एट ए पॉइंट, pressure at a point
इन ए स्टैटिक फ्लूइड, अंडरलाइन करेंगे स्टैटिक फ्लूइड, इन ए स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर एट ए पॉइंट, इन ए स्टैटिक फ्लूइड is equal in all direction, is equal in all direction, is equal in all direction, और अथवा or, इसका दूसरा रूप क्या है, अथवा or, if pressure is applied, or if pressure is applied, if pressure is applied at a point in a static fluid, at a point in a static fluid, it is transmitted equally in all direction, it is transmitted equally in all direction, it is transmitted equally in all direction. कहां पर इसको अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन लिख लीजिए, एप्लीकेशन कहां होगा इसका, दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट, क्रेन, ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक जो होती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, क्रेन, ब्रेक एटसेट्रा etc, यहां पर आप इसको लगा सकते हैं। सिंपल से बेसिक फंडामेंटल है, हाई स्कूल 10th और 12th में बताया गया है कि किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में, याद रखिएगा ऐसा नहीं है पास्कल्स लॉ केवल स्टैटिक फ्लूइड के लगता है, ये जान लीजिएगा, पास्कल्स लॉ फ्लोइंग फ्लूइड में भी लग सकता है। तो इस पर हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे उस वक्त उस कॉन्सेप्ट को हम लोग डील करेंगे, वो कौन सी कंडीशन होगी जहां पर पास्कल्स लॉ फ्लोइंग फ्लूइड के लिए या मूविंग फ्लूइड के लिए भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पास्कल्स लॉ बेसिकली जो हम अभी तक इन जनरल पढ़ते हैं वो ये है कि पास्कल्स लॉ इज वैलिड फॉर स्टैटिक फ्लूइड, जब फ्लूइड रेस्ट पे होता है तभी लगता है, बट ये एजम्पशंस करेक्ट नहीं है कि हमेशा ये रेस्ट में है, अगर कोई फ्लूइड मूव कर रहा है फिर भी पास्कल्स लॉ अप्लाई हो सकता है, बट एक कंडीशन है जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते समय उसी कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। तो अगर कोई फ्लूइड, क्या है ये पास्कल्स लॉ, अगर कोई फ्लूइड है मान लीजिए स्टैटिक है, रेस्ट में है, तो कह रहा है कि किसी पॉइंट, मान लीजिए आपका ए पॉइंट पर है, तो हर डायरेक्शन से जो इसके ऊपर प्रेशर लग रहा होगा दैट विल बी सेम, जो भी आपका प्रेशर हो रहा है दैट इज P1 P2 जो भी P3 P4 ये सभी प्रेशर आपका P5 P6 P7 ये सभी प्रेशर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हर डायरेक्शन से आने वाला प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। या आप किसी भी पॉइंट पर अगर प्रेशर लगाते हैं तो हर डायरेक्शन में वो प्रेशर क्या करता है, सेम डिस्ट्रीब्यूट होता है, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे वो z हो, कोई भी डायरेक्शन हो उसमें प्रेशर किसी पॉइंट पर आपका कोई डायरेक्शन है, लेट दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, इसमें से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप प्रेशर लगाते हैं तो अगर आप देखें यहां से, अगर मान लीजिए हमारे पास ये सरफेस है, लाइक ऐसे हमारे पास कोई एक सरफेस है ऐसे, तो अगर हम देखें यहाँ पर कि ये इस पर प्रेशर है Px और इस सरफेस पर इधर से जो प्रेशर है दैट इज Py और इधर से जो प्रेशर आ रहा है दैट इज Pz, तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर सरफेस पर जो पॉइंट पर जो प्रेशर है दैट इज Px इक्वल टू Py इक्वल टू Pz, तो हर डायरेक्शन से आने वाला प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये इसका एक प्रूफ भी है जो कि कंपटीशन में पूछा नहीं जाना है, इसलिए हम लोग इसको कवर बाद में कभी कर लेंगे। अभी फिलहाल जो है इसका एक कंक्लूजन हम देखते हैं, दैट इज Px इज इक्वल टू Py इज इक्वल टू Pz। किसी पर्टिकुलर फ्लूइड जब रेस्ट में है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम होता है, और या अगर हम किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर हर डायरेक्शन में एक जैसा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा नहीं है x डायरेक्शन में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रेशर, y डायरेक्शन में कम और इधर z डायरेक्शन में ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या होगा, सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसी पास्कल्स लॉ पर हम लोग फ्लोइंग फ्लूइड के लिए भी लगा सकते हैं, या आप एक नोट डाल सकते हैं क्योंकि अब जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आगे चल करके,
तो नोट कर सकते हैं कि पास्कल्स लॉ कैन बी अप्लाइड फॉर फ्लोइंग फ्लूइड, अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं है। पास्कल्स लॉ कैन बी अप्लाइड फॉर मूविंग फ्लूइड या फ्लोइंग फ्लूइड, पास्कल्स लॉ कैन बी अप्लाइड फॉर फ्लोइंग फ्लूइड और मूविंग फ्लूइड। Flowing fluid can be applied for flowing fluid. Only condition क्या है इसका? If fluid is ideal, जो कि पॉसिबल होना नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते हो नहीं सकता है, लग सकता है अगर फ्लूइड क्या हो जाए आइडियल फ्लूइड। और आइडियल फ्लूइड की क्या खासियत होती है? दो होने की, एक नॉन विस्कस, उसके अंदर विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा वो इनकम्प्रेसिबल नेचर का होना चाहिए। तो आप पास्कल्स लॉ क्या कर सकते हैं उसके लिए लगा सकते हैं। Pascal's law can be applied for moving fluid if fluid is ideal। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि हालांकि हाल कोई भी फ्लूइड आइडियल नेचर में नहीं है, तो इसका मतलब है आप मूविंग फ्लूइड के लिए लगा नहीं पाएंगे, इन जनरल लगाएंगे किसके लिए या स्टैटिक फ्लूइड के लिए। लेकिन अगर ऐसा फ्लूइड है जिसमें आइडियलिज्म है कि वो नॉन विस्कस है और आपका इनकम्प्रेसिबल है, तो आप पास्कल्स लॉ को क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। और इसी पास्कल्स लॉ पर बेस्ड छोटे मोटे न्यूमेरिकल आपका, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट है आपका, इधर से आप रैंप दबाते हैं और कम प्रेशर से कम फोर्स से आप देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां जो दूसरे साइड क्या होती है उड़ जाती है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है ट्रांसमिट होता है। वो एक एग्जांपल है, एप्लीकेशन है इसका। तो अब जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा दैट इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग इस फंडामेंटल से, तब मैनोमीटर पे हम लोग पहुंचेंगे। तो दैट इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ, और इसे हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ, अब आप लोग राइट डाउन मत करिए, कुछ भी मत करिए, आप केवल समझिए ध्यान से कॉन्सेप्ट को अच्छे से। क्या है हाइड्रोस्टैटिक लॉ? देखिएगा, हमारे पास सपोज कोई एक फ्लूइड सिस्टम है, ये सिंबल आपको पता है किसके लिए था? दैट इज फॉर फ्री सरफेस। किसके लिए था ये? फ्री सरफेस के लिए सिंबल था आपका। कोई भी फ्लूइड सिस्टम है हमारे पास, लेट दिस इज फ्लूइड सिस्टम, हम एक फ्लूइड एलिमेंट यहां लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा एक एनालिसिस करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन की जो हाइट या डेप्थ जिसे बोला जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डेप्थ होगी उसे हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे इस फ्लूइड मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी सब्जेक्ट का जो साइन कन्वेंशन होगा हमारे लिए, दैट इज डाउनवर्ड, जब नीचे आप जाएंगे फ्लूइड में डेप्थ में जाएंगे तो हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे, और जब आप ऊपर आना शुरू करेंगे या नीचे से ऊपर आएंगे दैट विल बी नेगेटिव। ये एक साइन कन्वेंशन मान सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। और जो जहां मैं पर्सनली H यूज कर रहा हूं, सर कुछ बुक्स जो हैं वो Z यूज करती हैं, डाउनवर्ड को Z से रिप्रेजेंट करती हैं, तो हम लोग लास्ट रिजल्ट में H की जगह Z भी ले सकते हैं। अब जरा समझिएगा, हम एक फ्लूइड एलिमेंट काट रहे हैं, एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज ये इस तरह का एक फ्लूइड एलिमेंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहां पर। ये एक फ्लूइड एलिमेंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इसके अंदर, फ्लूइड सिस्टम के अंदर। इसी फ्लूइड में से एक एलिमेंट हमने ऐसा चुन लिया है। मान लीजिए हमने इस सरफेस को, जो भी है ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस का एरिया जो है हमने कितना ले लिया है? लेट डिफरेंशियल एरिया कितना है? ये हमने कितना ले लिया एरिया इसका? दिए, क्योंकि डिफरेंशियल अमाउंट है, छोटा फ्लूइड एलिमेंट है इसलिए हमने डिफरेंशियल एरिया लिया, जो एरिया ऊपर है वही एरिया नीचे होगा इसका। इसकी एक हाइट है, देखिए आप यहां से यहां तक की बेस से, लेट दिस हाइट इज DH, हमने इसको क्या मान लिया? DH। और H क्या है? डाउनवर्ड पॉजिटिव है और अपवर्ड नेगेटिव है, आप जानते हैं इस चीज को। तो अगर आपसे कोई पूछे इस फ्लूइड एलिमेंट पर कितने फोर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं,
तो एक तो जो इस फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर लिक्विड है, ये इस फ्लूइड एलिमेंट को क्या कर रहा होगा, नीचे दबा रहा होगा। जो ऊपर फ्लूइड एलिमेंट होगा, फ्लूइड होगा, वो क्या कर रहा होगा, इसके सरफेस, इस सरफेस को क्या कर रहा होगा, प्रेस कर रहा होगा नीचे। अगर मान लीजिए प्रेशर यहां पर P है, लेट प्रेशर इज P, तो कितना फोर्स लग रहा होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो कितना फोर्स लग रहा होगा, दैट इज प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। तो अगर यहां पर आपका प्रेशर P है, मान लीजिए इस पॉइंट पर, यहां पर इस सरफेस पर, ऊपर वाले पर, तो आपका अगर प्रेशर फोर्स कोई पूछे तो आप बताएंगे दैट इज P इंटू एरिया की सरफेस का कितना है, ds। और हमने ds डिस्टेंस बाद, जैसे ही इस फ्लूइड एलिमेंट को ऊपर से फोर्स लगेगा, ये नीचे वाले फ्लूइड को क्या करेगा, प्रेस करेगा। ये नीचे वाले फ्लूइड को दबाएगा, ऊपर से दबा तो नीचे वाले फ्लूइड को दबाएगा, और जैसे नीचे वाले फ्लूइड को प्रेस करेगा, एक्शन रिएक्शन से नीचे वाला इसके ऊपर भी एक फोर्स लगाएगा, प्रेशर फोर्स। मान लीजिए यहां का प्रेशर P है, ds डिस्टेंस के बाद मान लीजिए जो प्रेशर आ रहा है दैट इज P प्लस dP। कितना है, डिफरेंशियल चेंज है प्रेशर का, दैट इज P प्लस dP है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा नीचे के फ्लूइड एलिमेंट द्वारा, इस सरफेस पे जो फोर्स लग रहा होगा, इसके इस सरफेस पर, वो क्या हो रहा होगा, दैट इज P प्लस dP इंटू dA। दैट इज प्रेशर इतना है, और dA से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो दो तो प्रेशर फोर्स हो गए दो सरफेसेस पर, एक टॉप वाले सरफेस पर और एक बॉटम वाले सरफेस पर। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक नीचे दबा रहा है और दूसरा नीचे से ऊपर उठा रहा है। लेकिन एक फोर्स अभी और बचा है जिसे आप कंसीडर नहीं किए हैं, दैट इज वेट ऑफ दिस फ्लूइड एलिमेंट। इसका जो है वेट W। तो ये तीन फोर्सेस आपके पास हैं जो किसी भी फ्लूइड एलिमेंट में काम करेंगे, जो आपका फ्लूइड एलिमेंट होगा। दैट इज प्रेशर फोर्स, और दूसरा ग्रेविटी की वजह से जो वेट इसका काम कर रहा है। तो अगर कोई फ्लूइड रेस्ट में है, इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। अगर फ्लूइड रेस्ट में, इसका मतलब हर एलिमेंट फ्लूइड क्या है, रेस्ट में है। तो ये फ्लूइड एलिमेंट रेस्ट में कब रह सकता है, जब इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए F नेट क्या होना चाहिए, दैट इज F नेट इक्वल टू 0। किसके लिए, फॉर इक्विलिब्रियम केस, इस केस के अंदर, या फॉर स्टेबल या स्टैटिक कंडीशन के लिए आपका नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है जरा बताइए। डाउनवर्ड अगर आप लोग पॉजिटिव माने या अपवर्ड को नेगेटिव माने तो जरा बताइएगा। दैट इज PdA प्लस दैट इज W माइनस P प्लस dP इंटू dA इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप देखें तो ये वेट है। व्हाट इज द वेट, व्हाट इज द वेट, वेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम। वेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो व्हाट इज वेट, W इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट क्या है, रो इनटू G। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस फ्लूइड एलिमेंट, दैट इज एरिया मल्टीप्लाई हाइट या डेप्थ। व्हाट इज हाइट, DH, area is dA, that is dA into dH. This is known as weight of the fluid element. तो आप यहाँ weight की जगह लिख सकते हैं PdA plus what is this, rho G dA into dH minus, अगर इसको हम लोग तोड़े तो minus PdA minus dP into dA equal to 0। क्या ये PdA से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, rho G dA dH इज इक्वल टू, इधर ले जाइए, दैट इज dP into dA, अगेन dA से कैंसिल, और dP अपॉन dH अगर निकालें आप, दैट इज dP अपॉन dH, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज W इज इक्वल टू रो इनटू G। यानी प्रेशर का अगर डेप्थ के साथ वेरिएशन आप देखें तो क्या निकल के आया, dP by dH, प्रेशर वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू हाइट या डेप्थ आप बोलिए, दैट इज इक्वल टू रो इनटू G, और इसे W बोलते हैं। अब यहां एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो ये प्रेशर वेरी करता है, दैट इज यही हाइड्रोस्टैटिक लॉ है आपका। दिस इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक लॉ, दिस इज नोन एज, कुछ मत करिए अभी, नोन एज हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ये क्या है, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ है आपका, दैट इज dP by dH is equal to W। तो जो बुक्स लिखती हैं, अगर देखिए जो बुक्स लिखेंगी वहां पर H की जगह क्या लिखेंगी,
जेड लिखेंगे तो आपका होगा dp बाई dz इज इक्वल टू w इज इक्वल टू रो इंटू जी। ये भी सही है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में जब प्रॉब्लम आएगी, ध्यान से समझिएगा, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में हमेशा जब हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बारे में चर्चा करता है तो एक बार वो प्लस लिखता है और एक बार माइनस लिखता है। हर क्वेश्चन जितने आज तक आए हैं सब में दोनों में आपका प्लस और माइनस दिया रहता है 4 ऑप्शन के अंदर। उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा आपका सही है ऑप्शन चारों में से, क्योंकि दोनों ऑप्शन रहेगा, प्लस भी रहेगा माइनस भी रहेगा। अब ये इंपॉर्टेंट उस वक्त आपके लिए हो जाता है कि आपको ये देखना है क्वेश्चन पढ़ते समय कि जिसने जो एच उसने डिफाइन किया है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। अगर उसने एच को अपवर्ड माना है इसका मतलब है आपका माइनस साइन यहां आ जाएगा। इफ एच इज अपवर्ड या जेड अपवर्ड होगा, इफ जेड इज अपवर्ड, अगर जेड अपवर्ड होगा तो इक्वेशन यही बनेगी dp बाई dh इफ z और h, कोई भी इन दोनों में से z और h इज अपवर्ड, dp बाई dh इज इक्वल टू माइनस w एंड dp बाई dz इज इक्वल टू माइनस w इज इक्वल टू माइनस रो g इज इक्वल टू माइनस रो इनटू g। ये भी करेक्ट है, लेकिन कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, h अपवर्ड होना चाहिए। अब आपको ये क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप उस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, उसने दिया क्या है। अगर कहता है कि z इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो आप तुरंत पॉजिटिव वाले को आंसर टिक कर देंगे। उसने बोला z इज अपवर्ड डायरेक्शन तो आप नेगेटिव। तो मैक्सिमम केसेस जो बुक्स में लिखी हैं दैट इज dp बाय dz इज इक्वल टू माइनस w लिखा हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने z को क्या माना है, अपवर्ड माना है। हम लोगों ने डाउनवर्ड पॉजिटिव माना है, अपवर्ड क्या माना है, नेगेटिव माना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि उसने जो एजम्पशन लिया है कि ये वाला जो साइन कन्वेंशन है ये आपके लिए बहुत बड़ा बेटर आप कंसर्न हो जाएगा अगर आप वहां पर इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे और आप किसी एक को टिक कर देंगे। होना ये चाहिए होगा और हो जाएगा ये। आपसे बोला कि जेड अपवर्ड है, आपने ये पढ़ा है dp बाय dh इक्वल टू w होता है, ये सही होता है, आपने टिक कर दिया। बाद में पता लगा कि जेड क्या था, अपवर्ड डायरेक्शन में था। हमने जो पढ़ाया था जेड क्या था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ गलती हो सकती है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न हमेशा आपके लिए रहेगा। कभी भी हाइड्रोस्टैटिक का क्वेश्चन आए उसका ऑप्शन पढ़ते समय एक ही चीज पर आप ध्यान देना है आपको, किस पर, h का डायरेक्शन क्या दे रहा है, h डाउनवर्ड है या h अपवर्ड है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव और 100% श्योर है कि हमेशा ऑप्शन चारों में से दो ऑप्शन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आना ही आना है। यही चेक करने के लिए कि आपको ये पता भी है कॉन्सेप्ट या नहीं कि कैसे ये वाला फार्मूला आया हुआ है, डिराइव करते समय क्या एजम्पशंस लिए गए हैं। तो दिस इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो आप अभी राइट डाउन करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पर। दैट इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ। इसको फिर हम लोग एक्सपेंड करेंगे इस कॉन्सेप्ट को आगे। अभी फिलहाल जो है आप इसको राइट डाउन करिए। अब जो है हम लोग एक नया पॉइंट चेक करते हैं, लिखेगा जरा। तो प्रेशर एट एनी डेप्थ h डेप्थ पर प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक जो भी आपका लॉ है इसको हम लोग ऐसे एज इट इज रहने देते हैं और किसी पॉइंट पर हम लोग प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। किसी डेप्थ पर फ्री सरफेस से कुछ अंदर हम लोग आएंगे और h डेप्थ पर हम लोग प्रेशर फाइंड आउट मान लो करना है, तो कैसे हम लोग उस फार्मूले तक पहुंचेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक सरफेस है, आप सिंबल आपको पता है फ्री सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। इस पर किसी भी पॉइंट पर ये सरफेस से h डिस्टेंस पर मान लीजिए हमको प्रेशर फाइंड आउट करना है। पॉइंट A है, इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा। दिस इज फ्री सरफेस, ये हमारा फ्री सरफेस है और ये इन्वायरमेंटल मास है, इन्वायरमेंट है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है, क्या इक्वेशन हाइड्रोस्टैटिक लॉ से आई है, दैट इज dp अपॉन dh इज इक्वल टू, दैट इज w इज इक्वल टू रो इंटू जी। अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो अगर हम dh को उस साइड ले जाएं तो क्या बनेगा, दैट इज dp इज इक्वल टू रो जी या डबल रो जी इंटू dh। ये हमारे पास आपका बन जाएगा इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट मान लीजिए हम लोग करते हैं, लेट इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, दैट इज p इज इक्वल टू रो जी एच प्लस c। एक कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, p बराबर रो जी एच प्लस c। पहले तो हमारा एम क्या होना चाहिए, इस कांस्टेंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करें जरा समझिएगा।
अगर हम कंडीशन ऐसा लिखते हैं, इफ, देखिए ध्यान से, इफ h इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 0, अगर h 0 हो रहा है तो हम लोग कहां पर है, h बराबर 0, फ्री सरफेस पर। कहां पर हम लोग है, दैट इज फ्री सरफेस। अगर h 0 है तो फ्री सरफेस पे हम लोग हैं, दैट इज एट फ्री सरफेस। अगर h 0 है तो हम लोग किस पर है, फ्री सरफेस पर है। और अगर फ्री सरफेस पर है, उस फ्री सरफेस पर प्रेशर कौन लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताइए भाई, उस फ्री सरफेस पर P कैसा लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एट h इज इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक। बोलिए, तो यहां पर h बराबर 0 रख करके उस वक्त P बराबर क्या है, P एटमॉस्फेरिक। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन रखिए, P एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू h बराबर 0 से 0 प्लस C। तो यानी C कांस्टेंट जो है दैट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक, यानी C इक्वल टू P ATM, P एटमॉस्फेरिक। और इस वैल्यू को उठा करके यहां हम लोग रख देंगे तो हमको मिलेगा P इज इक्वल टू रो GH प्लस P एटमॉस्फेरिक। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझिएगा। अब जो हमको मिल गया है प्रेशर एट पॉइंट A इज इक्वल टू, प्रेशर एट पॉइंट A इज इक्वल टू रो GH प्लस P एटमॉस्फेरिक। ये प्रेशर A पॉइंट का अगर प्रेशर गेज प्रेशर कहलाना है, A पॉइंट के प्रेशर को अगर गेज प्रेशर कहलाना है तो रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। गेज प्रेशर अगर ए पॉइंट का मेजर करना है तो आपको रेफरेंस क्या लेना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आपने लिखा है नोट में अभी जस्ट प्रीवियस कि व्हाइल मेजरिंग गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ट्रीटेड एज 0। रेफरेंस आपने ले लिया तो प्रेशर पॉइंट ए पॉइंट का क्या हो जाएगा, गेज प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके हो जाएगा, 0। तो पी गेज एट ए इज इक्वल टू रो GH। आज से जान लीजिए कि रो GH फार्मूला जिस प्रेशर को देता है उसका नाम क्या है, गेज प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ध्यान रखिएगा। हमेशा जो रो GH P बराबर रो GH फार्मूला लगता है, ये फार्मूले से जिस प्रेशर का मेजरमेंट होता है उसका नाम है गेज प्रेशर। हमेशा इस फार्मूले से कौन सा प्रेशर मेजर करते हैं, गेज प्रेशर। एंड दैट्स P किसी भी पॉइंट पर आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज रो G इंटू H कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज अभी राइट डाउन नहीं करेंगे, आप ध्यान समझिएगा। प्रेशर किसी पॉइंट का इज इक्वल टू रो GH है। डेंसिटी नियर बाई कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी है। डेंसिटी क्या है, नियर बाई कांस्टेंट होती है एक फ्लूइड की। जब भी इसे मान लीजिए फ्लूइड है, आपकी नदी है, कोई भी नदी है, आप मान लीजिए कोई फ्लूइड है, उस पर कोई डेंसिटी नियर अबाउट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। आपका जी भी नियर अबाउट, अगर बहुत ज्यादा आप ग्रह नहीं चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए लोकेशन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं डेप्थ में, तो आप जी को नियर अबाउट क्या कर सकते हैं, हम लोग नियर अबाउट सिंबल लगा दीजिए, नियर अबाउट कांस्टेंट है। यानी एक चीज तय है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है H के। इसीलिए प्रेशर चूंकि H के साथ वेरी करता है, रो जी तो कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी में आ गए हैं, प्रेशर H के साथ वेरी करता है, इसीलिए कभी कभी प्रेशर को हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि प्रेशर वेरी रिस्पेक्ट टू H। इसीलिए प्रेशर को कभी कभी हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो बाद में एनर्जी का रूप लेता है और उसे प्रेशर हेड बोलते हैं। हाइट नहीं, क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, जो आगे बर्नौली को हम लोग डिराइव करते समय इस चीज को क्लियर करेंगे। तो किसी भी पॉइंट पर प्रेशर को रिप्रेजेंट करना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है H, डेप्थ के साथ प्रेशर का वेरिएशन, दैट इज P बराबर रो GH। ये है आपके पास एक फार्मूला जिससे आप किसी भी पॉइंट पर प्रेशर मेजर कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर आप क्या करिए, रो GH लगा दीजिए, आपको कहां का प्रेशर मिल जाएगा, उस पॉइंट का प्रेशर मिल जाएगा। लेकिन वो प्रेशर कौन सा होगा, गेज प्रेशर, क्योंकि आपने इस फार्मूला को डिराइव करते समय एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 माना था। जब रेफरेंस आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले ही लिया तो फिर जो मेजरमेंट आएगा वो क्या आएगा, गेज प्रेशर क्या आएगा। तो ये आप लोग डिराइव कर लीजिए, दैट इज P इज इक्वल टू रो GH। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए। आज जो है हम लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ कि P बराबर रो GH, किसी डेप्थ H पर अगर हमको प्रेशर मेजर करना है
तो कैसे हम गेज प्रेशर उस पॉइंट का फाइंड आउट कर सकते हैं, वो फार्मूला हमको मिला है P बराबर रो जी एच। आज इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग रुकते हैं। कल जब हम लोग मिलेंगे क्लास में तो हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप की जो डिवाइसेस यूज होती हैं जिससे प्रेशर को क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है, जैसे पीजोमीटर हुआ, आपका मैनोमीटर्स जितने भी हैं आपके, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।